हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दे दिया है जब तक कि आपका यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। इस टाइम हम क्या कर रहे हैं, पूरा प्रीलिम्स पे फोकस्ड होकर 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा फुल सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले हिस्ट्री, सबसे पहले क्या कहें, हमने साथ ही में जो लगभग जो है सब सारे सब्जेक्ट साथ ही में चल रहे हैं। हिस्ट्री भी जो है चल रही है। हिस्ट्री में हमारी एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों साथ में चल रही है। जैसे ही कंप्लीट होती है आपका एंशिएंट हिस्ट्री अगर कंप्लीट हो जाता है जल्दी, तो उसके बाद में हम मिडिवल हिस्ट्री को कंप्लीट कराएंगे। और आपकी जो ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है उसमें सबसे पहले हमने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट की है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपकी इन्वायरमेंट की भी सीरीज़ चल रही है जो कि 2 से 3 लेक्चर में जो है कंप्लीट होने वाली है। और उसी के साथ-साथ जो है आपका क्या चल रहा है, आपकी पॉलिटी भी चल रही है। पॉलिटी के साथ-साथ आपका साइंस में क्या चल रहा है, बायो चल रहा है, उसकी भी जो है उसके भी चैप्टर बचे हुए हैं, तो उसको भी हम पूरा कंप्लीट कराएँगे। जैसे ही आपका बायो कंप्लीट होगा, हम आपकी फिजिक्स और फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो हम आज का क्या कर रहे हैं, हमने जो पूरी हमारी जो ईवीएस की जो सीरीज़ है, मतलब जो हमारे एनवायरनमेंट का जो सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट, उसमें हमने 13 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। जिसने इसके पहले की वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज का जो चैप्टर है, चैप्टर क्या है, 14 है, जल संरक्षण से संबंधित है, वाटर कंजर्वेशन से संबंधित है। इसको हम देखेंगे क्या है। पहला क्वेश्चन है सुपोषण। यूट्रिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। यह जल निकाय के पोषक तत्व का संवर्धन की घटना है। मतलब क्या है, यूट्रिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें क्या है, यह जो है यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है और यह जो है जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। तो ये दोनों ही सही हैं। नदियों, झीलों, तालाबों के जल में जैविक अजैविक पोषण तत्वों के सांद्रण में वृद्धि होने से सुपोषण होता है, जिससे जल में शैवालों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। फलतः जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाने से जलीय जीव जो है वो मरने लगते हैं तथा अवायवीय स्थिति उत्पन्न होने से दुर्गंध युक्त सड़न पैदा होती है। फिर से हम एक बार देखेंगे। नदियों, झीलों और तालाबों के जल में जैविक अजैविक पोषण तत्वों के सांद्रण में वृद्धि होने से सुपोषण हो जाता है, जिससे जल में शैवालों की जो संख्या है वो उसमें अत्यधिक वृद्धि होने लगती है। फलतः क्या होता है, जल में घुलित जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम हो जाने से जलीय जीव मरने लगते हैं तथा अवायवीय स्थिति उत्पन्न होने से दुर्गंध युक्त सड़न पैदा होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करता है। तो कौन सा है, एसडीजी 6 है। एसडीजी 6 के अंतर्गत जो है ये आता है, पानी की उपलब्धता से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है कि गंगा बहुत ही दूषित नदी है। कारण है कि जो नदी जितनी पवित्र होती है वह नदी उतनी ही दूषित होती है। तो ये तो कॉमन सेंस की चीज़ है। ये जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ये जो कारण दिया हुआ है ये गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो नदी जितना पवित्र होगी वो नदी उतना ही दूषित होगी। गंगा बहुत ही जो है प्रदूषित नदी है, ये सही है। और जो परंतु जो इसका कारण है वो गलत दिया हुआ है। गंगा उत्तराखंड के गंगोत्री नामक ग्लेशियर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने लगती है। भारत की यह सबसे पवित्र नदी वैदिक युग से मानी जाती है। कब से मानी जाती है, भारत की सबसे पवित्र नदी जो मानी जाती है वैदिक युग से मानी जाती है। गंगा तट पर हरिद्वार, बिजनौर, फर्रुखाबाद, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, गाजीपुर, बलिया, छपरा, पटना, बरौनी, मुंगेर आदि शहर बसे हैं। इन सभी शहरों के औद्योगिक और नागरिक अपशिष्ट जल बहाकर गंगा में जाता है, जिसके कारण गंगा जल को लखनऊ की एनवायरनमेंट रिसर्च लेबोरेटरी ने वर्ग डी में रखा है, जिसका अर्थ हुआ कि गंगा का जल पीने या नहाने के लायक नहीं। वर्ग डी का क्या मतलब है, गंगा का जो जल है वह पीने अथवा जो है नहाने के लायक नहीं है। गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कानपुर और इलाहाबाद के मध्य। मतलब गंगा में जो है इतनी जगह से निकलती है, सबसे ज़्यादा जो कहाँ पे पाया जाता है, कानपुर और इलाहाबाद के मध्य में पाया जाता है।
गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में कानपुर और प्रयागराज के बीच में पाया जाता है। जैविक ऑक्सीजन की मांग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अर्थात बीओडी ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो सामान्य ताप पर किसी जल के 1 लीटर भाग को 5 दिन में सूक्ष्म जीवों के उपापचयी क्रिया के लिए आवश्यक होती है। यह परीक्षण जल में उपस्थित जैव ऑक्सीकरणीय कार्बनिक पदार्थों में बीओडी का स्तर 10 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन जो युक्ति है वह भारत में लागत का अधिकतम देने वाला है, तो वह कौन सा है? वह आपका जो है वर्षा के जल के संचयन से संबंधित है। भारत में वर्षा के मौसम में पर्याप्त पानी बरसने के बावजूद उसका संचयन न करने से जल की उपलब्धता एक गंभीर समस्या बन जाती है। वर्षा के जल के संग्रहण से वर्तमान में जल संरक्षण को दूर किया जा सकता है। वर्तमान जल संरक्षण के वैज्ञानिक तरीकों में सबसे कारगर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अर्थात जो पानी संचित किया जाएगा उसका प्रयोग हम भविष्य में कर सकेंगे। वर्षा जल संग्रहण तेज बहाव वाले क्षेत्र सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। इस जल का प्रयोग लगभग सभी कार्यों में किया जा सकता है। गुणवत्ता उचित होने पर इसका प्रयोग पेयजल आदि में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? किसको? दामोदर को क्या बोलते हैं? जैविक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। दामोदर नदी में व्याप्त जल प्रदूषण के कारण इसे जैविक मरुस्थल जो है बायोलॉजिकल जो है डिजर्ट कहा जाता है। यह भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। गिरिडीह दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में है, तो यह जैविक मरुस्थल होकर लंबे मार्ग में तो यह जैविक मरुस्थल होकर रह गई है। दामोदर नदी को क्या कहते हैं? बंगाल का शोक। हमने क्या देखा था जब हमने ज्योग्राफी में बात की थी और नदियों के संबंध में, तो हमने वहाँ पे क्या देखा था कि जो दामोदर है उसको बंगाल का शोक कहते हैं और कोशी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। दामोदर को जो है बंगाल का शोक और कोशी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले जलमग्न भूमि को चुना गया है वे कौन से हैं? तो इसके अंतर्गत क्या है? भोज कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। सुखना है चंडीगढ़ का, और आपका जो है पिछोला है कहाँ का? राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? मतलब पारिस्थितिकी निकाय के रूप में जो आर्द्र भूमि है निम्नलिखित में से किसके लिए जो है उपयोगी है? तो यह पोषक पुनर्प्राप्त एवं चक्रण के लिए, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने के लिए, तलछट रोक कर नदियों का गादीकरण कम करने के लिए। आर्द्र भूमि क्षेत्र जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का क्षेत्र है। इसे पानी को सोखने और छानने के विशाल स्पंज कहा जाता है। ये पोषण पदार्थों की मात्रा को कम करके तलछटों को हटा देते हैं। इसे भूदृश्य के गुर्दे की संज्ञा दी जाती है। इसे किसकी संज्ञा दी जाती है? भूदृश्य के। आपसे पूछा जाता है कि भूदृश्य के गुर्दे की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये आपका जो है दी जाती है आर्द्र भूमि क्षेत्र को। तो ये हमारा जो है चैप्टर 14 जो है हमने कवर कर लिया है। अब हम चूँकि ये आपका जो सीरीज़ चल रही है तो ये लगभग जो है कंप्लीट हो गई है, इसलिए लास्ट में चैप्टर जो 15 है वो क्या है? विविध से संबंधित है, मिसलेनियस, इसको हम देखेंगे। इसके जैसे ही जो है आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं तो आपका जो इन्वायरमेंट की जो सीरीज़ है, इन्वायरमेंट पूरा जो है सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट होता है। क्या है इसमें? 380 नंबर का क्वेश्चन इसमें क्या है? वातावरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो वातावरण की जो अवधारणा है वह निर्भर करती है किस पर? वातावरण की अवधारणा वातावरण के कुल आयामों, रुचि में बदलाव, वैश्विकता पर निर्भर करती है। वातावरण के कुल आयामों के अंतर्गत प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वातावरण के समस्त जैविक एवं अजैविक घटकों को सम्मिलित करते हैं। वहीं रुचि में बदलाव भी वातावरण के मुख्य आयामों में से एक है। मानव सभ्यता के विभिन्न विकास के चरणों में मानवीय रुचि में परिवर्तन देखने को मिलता है, जैसे कि वेशभूषा, खान-पान आदि। जबकि वैश्विकता में कहीं न कहीं वर्तमान में मानव को एक सूत्र में पिरो दिया है।
नेक्स्ट हम देखेंगे संतुलित विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपयुक्त सभी ऐसे जो है विकास जो वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से करता है कि जो भावी जो मतलब भविष्य की जो पीढ़ी है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किसी प्रकार का समझौता मतलब जो अगर हम अपनी वर्तमान की जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकता की पूर्ति जो है इस प्रकार से करी जाए कि जो आगे आने वाली जो हमारी भविष्य की पीढ़ी है, वह जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में जो है उनको किसी प्रकार का समझौता ना करना पड़े। इसे सतत विकास या धारणीय विकास कहा जाता है। सतत विकास सतत विकास के लिए आवश्यक है कि जैव विविधता का संरक्षण, गरीबी उन्मूलन, प्रदूषण का संरक्षण, नियंत्रण करना। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत आपदा प्रबंधन विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था आपका 2005 में। भारत आपदा प्रबंधन विधेयक कब पारित किया गया था? 2005 में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का औपचारिक रूप से गठन 27 सितंबर 2006 को किया गया है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की है। इसके अतिरिक्त इस प्राधिकरण में 9 सदस्य होते हैं। इसमें एक सदस्य को उपाध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो यह कब मनाया जाता है? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 10 मार्च को जो है CISF स्थापना दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है और आपका 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और आपका जो है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं पहले। नेक्स्ट हम देखेंगे संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया। नेक्स्ट क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है कि मतलब एसडीजी दिया हुआ है और वह जो है किससे संबंधित है। आपको शायद जो है याद होगा। याद क्या होगा? अगर आप हमारी जो है मेंस के रेगुलर अगर क्लास हमारी देख रहे होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एसडीजी का जो क्वेश्चन है पूरा हम कंप्लीट करवा चुके हैं कि एसडीजी के अंतर्गत जो है कौन-कौन से लक्ष्य हैं। एक-एक लक्ष्य को हमने पूरा डिटेल में कवर करवाया है हमारे मेंस की सीरीज़ में। एसडीजी 10 क्या बात करता है? असमानताओं से कमी से संबंधित है। एसडीजी 13 का संबंध है जलवायु परिवर्तन से। एसडीजी 14 संबंधित है जल के नीचे जीवन से। 15 का संबंध है भूमि पर जीवन से। एसडीजी जो 10 है वो किससे संबंधित है? वह असमानताओं से जो है कमी से संबंधित है। एसडीजी 13 का संबंध है जलवायु परिवर्तन से। एसडीजी 14 संबंधित है जल के नीचे जीवन से और एसडीजी 15 का संबंध है भूमि पर जीवन से। नेक्स्ट हम देखेंगे ये हमने क्या देखा कि अभी जो हमने इसकी बात करी थी कि दिवस और अवसर मतलब घटना और उससे संबंधित जो है दिवस 18 अप्रैल को क्या विश्व विरासत दिवस, 22 मई को अभी हमने देखा था जैव विविधता दिवस। या कब जो है अधिनियम आया 2002 के अंतर्गत आया और हमने 2002 से संबंधित एक चीज़ क्या पढ़ी थी जो कि हमने पॉलिटी में पढ़ी थी। अब ये आपका क्वेश्चन ज्योग्राफी से भी बन सकता है, इन्वायरमेंट में भी पूछा गया है और 2002 से संबंधित अगर आपको फैक्ट याद आ रहा होगा, याद तब आ रहा होगा जब आप सीरियसली जो है हमारी वीडियो को देख रहे होंगे। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो 86वां संविधान संशोधन है, जो मौलिक कर्तव्य में जो 11वां जो कर्तव्य जोड़ा गया है, तो किसके द्वारा जोड़ा गया है? 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और इसमें जो है शिक्षा से संबंधित जो ये संशोधन था, तो ये 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 का था और हमने क्या देखा था जो 86वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही 2002 के द्वारा ही क्या किया गया? आर्टिकल जो है 45 जोड़ा गया, किसमें? डीपीएसपी में, हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या? कि जो है राज्य अपनी नीतियों का निर्माण करने में जो है इन तत्वों का जो है ध्यान देगा। तो ये क्या था? राज्य की नीति जैसे जो तत्व थे वो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब जो है न्यायालय के द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता है। तो इसमें क्या था? 45 के अंतर्गत आर्टिकल 45 के अंतर्गत जो है ये शिक्षा से संबंधित है। ये भी 86 संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और क्या हमने देखा? मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21 में ए जोड़ा गया। उसमें जो है क्या किया गया? जो शिक्षा का अधिकार था वो जो है वो क्या कर दिया गया? मूल अधिकार बना दिया गया। तो इसे जो है जब मूल अधिकार की हम बात करते हैं तो मूल अधिकार क्या है? ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय होता है। मतलब प्रवर्तनीय का क्या मतलब होता है? जो भी जो है हमारी जो सीरीज़ चल रही है रेगुलर बेसिस पे देख रहे होंगे तो हम जो भी बोल रहे हैं उनको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटी से जो है ज्योग्राफी हम सब एक दूसरे से जो इंटरलिंक करके हुई चीज़ें बता रहे हैं।
उसमें हमने क्या देखा था, न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनी का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो क्या करेगा, जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो वह जो है न्यायालय के पास जो है जा सकता है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 226 के अंतर्गत वह हाई कोर्ट में जाके याचिका दायर कर सकता है। और याचिका कितनी प्रकार की देखी थी, याचिका थी 5 प्रकार की। उसमें कौन सी याचिका थी, बंदी प्रत्यक्षीकरण था, अधिकार प्रक्षा था, प्रतिषेध था, परमादेश था और क्या था, उत्प्रेषण था। तो ये सारी जो है याचिकाएं थी, ये हमने जो है देखा वहाँ पे। ये सारे जो फैक्ट हैं वो किससे संबंधित है, ये पॉलिटी से संबंधित है। हमने स्टार्ट कहाँ से यहाँ किया था, हमने स्टार्ट किया था 22 मई से, जो कि आपका जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। और इसको हमने क्या देखा, जो 22 मई का जो अधिनियम था, यह जो अधिनियम जो आया था 22 मई के जो अधिनियम था, इसको हमने किससे कनेक्ट किया, इसको हमने 2002 से कनेक्ट किया, क्योंकि 22 मई का अधिनियम 2002 में पारित किया गया था। फिर हमने 2002 को कहाँ से जो है लिंक किया, इसको हमने लिंक किया जो है 2002 का जो अमेंडमेंट जो हुआ था, 86वां संवैधानिक संशोधन, जो कि आपका पॉलिटी से रिलेटेड था। फिर उसको कनेक्ट करते हुए हम पॉलिटी पे कहाँ गए, हम सबसे पहले जो है मौलिक कर्तव्य के बाद डीपीएसपी के बाद में हम मूल अधिकार, हमने जो है सारी चीज़ों को, उसके बाद में हमने जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को जो है 32 और 226 की जो है आर्टिकल की बात की, उस हमने 5 प्रकार के रिटों की बात करी। तो आप ऐसे ही एक दूसरे से जो है इंटरलिंक करते हुए सारे फैक्ट्स को बहुत ही ईजिली याद कर सकते हैं। तो जो भी हमारे जो है वीडियो को रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं, उनको पसंद भी आ रही है। और आप जो है क्या करेंगे कि आप जो है 2 से 3 बार जो है, आप जब तक आपको पूरा जो क्लियर नहीं हो जाता है कॉन्सेप्ट, आप कई बार जो है इसको रिपीट करेंगे तो आपको सारे फैक्ट्स जो है बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये जो है कैसे आपके माइंड में जो है फिक्स हो गया है ये। हमने क्या देखा, 18 अप्रैल को जो है विश्व विरासत दिवस है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है और 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। 5 दिसंबर क्या है, 5 दिसंबर है विश्व मिट्टी दिवस। 29 जुलाई है, 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। 5 दिसंबर है विश्व मिट्टी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा कब, 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है, कौन सा पदार्थ, ऊन। जैव निम्नीकरणीय का क्या मतलब होता है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा पुनः पृथ्वी में घुल मिल जाते हैं। मतलब प्राकृतिक क्रियाएं जो होती हैं उनके माध्यम से क्या होता है, पृथ्वी में जो है पुनः घुल मिल जाते हैं। इससे पर्यावरण को कोई क्षति नहीं पहुंचती है, क्योंकि वो जो है मतलब वहीं से निकल के वहीं फिर पहुंच जा रहे हैं, तो उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ऊन एक जैव निम्नीकरण पदार्थ है। अन्य जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन से हैं, मानव और पशु अपशिष्ट, पादप उत्पाद, लकड़ी, कागज, खाद्य सामग्री आदि, मृत जीवों के अवशेष, अंडे का खोल आदि। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो कौन सा पारिस्थितिक तंत्र जो है सौर ऊर्जा से संबंधित है। पारिस्थितिक तंत्र का संबंध जो है किससे संबंधित है, सौर ऊर्जा से। अब हम देखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र होता है जिसमें पर्यावरण के जैविक अजैविक कारक अंतर संबंधित होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में सौर ऊर्जा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उत्पादक पेड़ पौधे अपना भोजन सौर ऊर्जा के माध्यम से बनाते हैं। जीवन के लिए सौर ऊर्जा आवश्यक है। जीवन के लिए क्या है, सौर ऊर्जा बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब हम देखेंगे कि क्या देखेंगे कि दिवस और जो है इनसे मतलब अंतर्राष्ट्रीय दिवस और उनका जो है दिनांक क्या है, उसको हम देखेंगे। इसमें से जो है क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये आपका जो ओजोन परत दिवस है, ये क्या है, ये जो है आपका संबंध अगस्त ना होकर ये सितंबर से संबंधित है। कब से, सितंबर से। जैव विविधता हमने क्या देखा था, 22 मई है। और पृथ्वी दिवस क्या था, पृथ्वी दिवस था 22 अप्रैल। और ऐसे ही आपका जो है वन जीव दिवस क्या है, वो आपका है 3 मार्च। और आप जो है हमें जहाँ तक याद आ रहा है कि जो 22 मार्च है वह जो कौन सा दिवस है, वह जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप जरा जो है इसको गूगल करिएगा कि ये जो फैक्ट है सही है या नहीं है। इसको जो है ध्यान उसको देख लीजिएगा एक बार कि 22 मार्च को जो है जल दिवस होता है कि नहीं होता है, आप इसको देखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इससे क्या होगा, वैसे तो हम भी आपको बता दें, लेकिन होगा क्या, अगर एक बार आप गूगल करेंगे तो आपके माइंड में परमानेंट वो चीज़ फिक्स हो जानी है। नेक्स्ट क्या है, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इको मार्क प्रतीक किससे संबंधित है, पर्यावरण की सुरक्षित सामग्री से संबंधित है। इको मार्क का प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ
इंडिया स्टैंडर्ड्स द्वारा दिया जाता है। यह प्रमाण पत्र उस उत्पाद को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित हो, जिसका इकोसिस्टम पर नकारात्मक प्रभाव न पड़ता हो। 1991 से भारत ने उपभोक्ता जागरूकता के बढ़ाने के लिए पर्यावरणीय अनुकूलन उत्पादों की आसान पहचान के लिए इको लेबलिंग की शुरुआत की है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। हमने क्या देखा था, हमने जब चिपको की बात करी थी तो चिपको का जो है, चिपको कहाँ पे जो है, कहाँ का आंदोलन था? चिपको आंदोलन संबंधित था आपका उत्तराखंड के चमोली से। और जो है आपका दूसरा जो एक देखा था हमने कि एपिको जो आंदोलन था वो जो है कहाँ का था? वो आपका जो है था दक्षिण भारत से। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन होशंगाबाद मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1977 में हुई। यह आंदोलन मध्य प्रदेश के तवा बांध के कारण जल भराव या लवणता के खिलाफ था। नेक्स्ट हम देखेंगे, 1 मई 2021 को ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 को अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जारी किया। ये जो है आपके लिए जो इस टाइम के रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। इससे संबंधित जो है जो इस टाइम रेलेवेंट क्वेश्चन है आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली के लेखक कौन है? रेचल कार्सन इसके लेखक हैं। इसमें क्या उन्होंने बताया था कि यह पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव पर आधारित थी। रेचल कार्सन एक अमेरिकी पर्यावरण विधि है। नेक्स्ट हम देखेंगे, लुप्त प्राय भारतीय पौधों की प्रजातियों को रेड डाटा बुक किसने प्रकाशित की थी? तो किसने प्रकाशित की थी? भारतीय पर्यावरण सर्वेक्षण कोलकाता ने। लुप्त प्राय भारतीय पौधों की प्रजातियों की रेड डाटा बुक भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता ने प्रकाशित की थी। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, आवाज़ निकलना बिल्कुल बंद हो गई है। लुप्त प्राय भारतीय पौधों की प्रजातियों की रेड डाटा बुक भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में प्रकाशित की। उल्लेखनीय है कि विश्व के संकटग्रस्त जातियों के IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? IUCN। आपसे कभी ये भी पूछा जा सकता है, जो कि जनरली पूछा नहीं जाता है, लेकिन हो सकता है पूछ ही लें कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? कौन सा? कृषित भूमि जो है क्या है? मानव जनित जीवों का उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना हुई है। कब हुई है? 2010 में। 2010 में NGT की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्या है? प्रमाणित बीज के थैलों का प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग है क्या है? नीला। प्रमाणित बीज थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग क्या है? नीला है। कृषकों को फसल उत्पाद हेतु बेचा जाने वाला बीज प्रमाणित बीज होता है, जिसका उत्पाद आधारीय बीज से बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में मानकों के अनुरूप किया जाता है। प्रमाणित बीज टैग का रंग नीला होता है। नेक्स्ट क्या है? हरित ब्रांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें क्या है? हरित ब्रांड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजना में होता है। हरित ब्रांडों को सर्वप्रथम 2007 में यूरोपीय निवेश कोष ने जारी किया था। हरित ब्रांड वित्तीय बाजार नवाचार है। हरित ब्रांड स्थिर ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है। तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा मिशन संबंधित है 2009 से। राष्ट्रीय मिशन का संबंध है 2011 से। राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिक संपोषण का संबंध किससे है? 2014 से है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन संबंधित है 2008 से। नेक्स्ट हम देखेंगे,
लियोपोल्ड मैट्रिक्स से संबंधित है। ये पर्यावरण अधिप्रभाव की आकलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यावरण अधिभाव की आकलन विधि से संबंधित है। भारत में मानव हाथी संघर्ष पर राष्ट्रीय पोर्टल का निम्नलिखित में से कौन सा नाम था? तो क्या नाम था? सुरक्षा। मानव हाथी संघर्ष पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य वास्तविक समय की जानकारी एकत्र करना है और यह वास्तविक समय के आधार पर संघर्षों का प्रबंधन करेगा। राष्ट्रीय पोर्टल को अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक कार्यक्रम विश्व हाथी दिवस के उत्सव के दौरान लॉन्च किया गया था। हाथी संरक्षण और जंगली तथा पालतू हाथियों के बेहतर संरक्षण के लिए ज्ञान साझा करने के लिए हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। ई उत्थान का संबंध है किससे? अनुसूचित जाति के लिए विकास कार्य योजना से संबंधित है ई उत्थान। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त समुद्र तट है? कौन सा है? राधानगर है। नेक्स्ट क्या है? संतुलित विकास के लिए आवश्यक है। ये संतुलित विकास के लिए क्या आवश्यक है? संतुलित विकास के लिए उपयुक्त सभी विकल्प आवश्यक है, जिसके अंतर्गत क्या आता है? जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता की कमी। संतुलित विकास के लिए उपयुक्त सभी विकल्प अर्थात जैविक विकास, विविधता का संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण का निरोध, नियंत्रण तथा निर्धनता में कमी आदि सभी आवश्यक है। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? किसके लिए? कूड़ा कचरा को जलाने के लिए किया जाता है। इंसिनरेटर्स का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक कचड़े ई वेस्ट को जलाने के लिए किया जाता है। इसमें पशुओं के मृत शरीरों को भी जलाने की व्यवस्था है। इंसिनरेटर्स का शाब्दिक अर्थ होता है भस्मीकरण या जलाना। इसे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों, कूड़ा घरों से जोड़कर लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है? पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लिए? आप लोगों ने इसको बहुत बार सुना होगा। इससे रिलेटेड हमारा मेंस में क्वेश्चन भी हो गया है। आप लोगों को एक बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि जो भी है बच्चे 2025 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका अभी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है, वो पूरा फुल जो है प्रीलिम्स पे फ़ोकस्ड होकर अपनी पढ़ाई करें और उसके साथ-साथ जो है 2026 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, तो वो आप क्या कर सकते हैं, आप जो हमारी जो मेंस की इसको तो देखिए ही, इसके साथ में जो हमारी मेंस की जो सीरीज़ चल रही है, उसको आप लोग ज़रूर देखिए क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के जो है पीवाईक्यू को पूरा जो है डिटेल में कवर करवा रहे हैं। उसी के साथ-साथ करंट के साथ अपडेट करते हैं। उसी के साथ-साथ आपका पूरा सिलेबस के जो है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट मॉडल जो क्वेश्चन है उसको भी पूरा एक-एक करके कंप्लीट करा रहे हैं। तो वो आप जो है चाहें तो सीरीज़ को पूरा देख सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी प्रीलिम्स की भी तैयारी होगी और आपकी मेंस की भी तैयारी होगी। और जो 2025 का जो अभी प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो पूरा अभी प्रीलिम्स पे फ़ोकस्ड रहिए। उसके बाद में जैसे ही आपका प्रीलिम्स खत्म होता है, आप मेंस वाली सीरीज़ को भी हमारी ज़रूर देखिए और हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसी लग रही है आप लोगों को। ये सारे क्वेश्चन लगभग जो उससे मिलते हैं, जो उसमें जो है सिलेबस में दिए हुए हैं, तो हमने कंप्लीट कराया है। जैसे ये क्वेश्चन आपका है कि पशुओं को दिया जाने वाला कौन-सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा है? डिक्लोफिनेक। ऐसे ही जो हमने जो एसडीजी का जो क्वेश्चन था, उसमें क्या है कि आपका अगर मेंस का पूरा तैयारी आपकी है पहले से ही है, तो आपको जो प्रीलिम्स का आपका जो है प्रीलिम्स का सिलेबस लगभग आपका कवर ही रहेगा क्योंकि उसमें क्या है कि जो सब्जेक्ट जो है पूछे गए हैं सारे, तो सब्जेक्ट मेंस के जो सब्जेक्ट अलग से हैं तो उनको तो प्रीलिम्स में वो पूछ नहीं जाते हैं और जो मेंस में जो सब्जेक्ट जो कॉमन सब्जेक्ट है जो कि प्रीलिम्स में भी आ रहे हैं, जो मेंस में भी आ रहे हैं, तो आपका मेंस जब कवर होगा तो आपका प्रीलिम्स वैसे ही कवर होगा। आपका फैक्ट जो है जो मेन में जो फैक्ट्स हैं वो आपको याद करने रहेंगे। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा। इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या था, हमने डिक्लोफिनेक देखा था। डिक्लोफिनेक एक दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग पशुओं मनुष्यों के लिए दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। और डिक्लोफिनेक सोडियम दवा के उपयोग के दौरान यदि पशु मर जाता है तो उसे मरे हुए पशु का मांस गिद्ध एक बार भी खा लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। हाल ही में वन्यजीव बोर्ड गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020 और 25 को मंजूरी दी। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? कौन सा? हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन किसको दर्शाता है? यह जो है जल लवणता प्रवणता को, सागरी ताप प्रवणता को थर्मोक्लाइन, जल लवणता को प्रवणता को हेलोक्लाइन, घनत्व प्रवणता को
पाइक्लोक्लाइन व जलीय रसायन को केमोक्लाइन से व्यक्त किया जाता है। आप इन सारी चीज़ों को याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपका नेक्स्ट बन सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है? बायोस्फीयर रिजर्व एडम्स वेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व संबंधित है एडम्स वेस्ट से। और इकोसिस्टम को जो है संकल्पना किसने दी थी? जी टांसले ने। इकोलॉजी अर्नेस्ट हेकल इकोलॉजी के जनक कहलाते हैं। और जैव विविधता संबंधित है वाल्टर जी रोजेन। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? कहाँ पे? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? इसके अंतर्गत पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। और भारतीय वन्य प्राणी संस्थान कहाँ है? देहरादून में स्थित है। और भारतीय वन्य प्रबंधन संस्थान स्थित है अहमदाबाद में। ये आपका संबंधित नहीं है। हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में है। यह आपका भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यह जो है साफिर सिम्पसन मापन का प्रयोग किया जाता है। किसका जो है? हरिकेन द्वारा। निम्नलिखित में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया गया है? किसका उपयोग किया गया? ये उस टाइम के लिए रेलेवेंट था साफिर सिम्पसन मापन का। नेक्स्ट हम देखेंगे कथन है कि पारंपरिक खेती के लिए आधुनिक वैज्ञानिक खेती के रूपांतरण में हरित क्रांति को तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कारण है इससे सामाजिक और पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती है। तो कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? कौन से सूक्ष्म है? साइनोबैक्टीरिया ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। इसको नील हरित शैवाल कहते हैं। इसका उदाहरण है माइक्रोसिस्टिस एरुजिनोसा तथा जो है एनाबिना सिरसिना लीड्स। क्या है? एनाबिना सिरसिना लीड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत है? क्या है? एजोला है, अभी हमने देखा था। हेकिस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं कहाँ पे? बहुत कम तापमान में। जो पौधे अत्यंत निम्न ताप वाले स्थानों पर उगते हैं उसे हेकिस्टोथर्म पौधे कहते हैं। ऐसे पौधों में मास तथा लाइकेन प्रकार के पौधे मुख्य रूप से शामिल होते हैं। यह मुख्यतः आर्कटिक सॉरी बार बार पढ़ने में नहीं आ रहा, अंटार्कटिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये पौधे जो बहुत कम ताप पर उगते हैं, बहुत लंबे समय तक अंधेरे में रह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना। ये उपयुक्त जो है सभी आवश्यक है। ये क्वेश्चन हम इसके पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ है? तो यह प्रभावी हुआ है 12 मार्च 1994 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक पदछाप। पारिस्थितिक पद चिन्ह पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों की मानवीय मांग का एक मापक है। यह मानव की मांग की तुलना पृथ्वी के पारिस्थितिक के पुनरुत्थान करने की क्षमता से करता है। नेक्स्ट हम करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वृष्टि का कारण है? कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड। वर्षा में पानी के साथ नाइट्रिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल की वर्षा होने की प्रक्रिया को अम्ल वृष्टि कहते हैं। और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के ईंधनों के जलाने में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। अतः सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रस ऑक्साइड जो है एवं नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। अम्ल वृष्टि मतलब एसिड रेन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में क्रांति ला दी है? तो यह लोगों के आवागमन के संबंध में, लोगों के जुड़ाव के संबंध में, लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में, ये जो है सभी संबंध में आता है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मूंगा चट्टान नहीं है? तो कौन सा इसके अंतर्गत शामिल नहीं है? लैगून। मूंगा चट्टान 3 प्रकार की होती है, एटॉल, बैरियर रीफ और फ्रिंगिंग रीफ। कौन आता है? एटॉल आती है, बैरियर रीफ और फ्रिंगिंग रीफ आती है। लैगून किसी समुद्र या महासागर के किनारे बसने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है।
विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? ये 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने इस क्वेश्चन को पूछा था आप लोगों से और हमने बताया भी था कि 22 मार्च को ही जल दिवस मनाया जाता है, लेकिन आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। तो ये जो है आपका सही था कि 22 मार्च को ही विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और दूसरा हमने क्या देखा था कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है आपका पृथ्वी दिवस। और 22 अप्रैल के बाद मई में क्या मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है आपका जैव विविधता दिवस। कैसे याद कर सकते हैं? एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए, मतलब जो मार्च का महीना होता है उसमें 22 तारीख को आपका जल दिवस, और जो अप्रैल का महीना है इसके बाद वाले महीने में, अप्रैल के महीने में आपका पृथ्वी दिवस। उसके बाद में जो है मई के महीने में 22 तारीख को आपका जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्यावरण दिवस 5 जून को, पृथ्वी दिवस अभी हमने देखा, 22 अप्रैल को तम्बाकू दिवस, 31 मई को, और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। तम्बाकू दिवस कब है? 31 मई को। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस अभी हमने देखा 22 अप्रैल को। ग्रीन वॉश इंगित करता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। क्या जो इंगित करता है? ग्रीन वॉश इंगित करता है पर्यावरण का जो है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ग्रीन वॉश जिसे हरी शीन भी कहा जाता है, यह स्पिन का जो है एक रूप है। इसमें हरित मार्केटिंग भ्रामक रूप से इस धारणा को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग की जाती है कि संगठन के उत्पाद, लक्ष्य, नीतियाँ पर्यावरण के अनुकूल हैं। अब इस पॉइंट को जो है हमने कहाँ पे कवर किया? हमारे जो मेंस की जो सीरीज चल रही है उसमें हमने इस टॉपिक को भी जो है क्वेश्चन का जो है इसका हमने आंसर करवाया है कि ग्रीन हाउस जो है ग्रीन हाउस नहीं, ग्रीन वॉशिंग से संबंधित हमने क्वेश्चन वहाँ पे करवाया है कि यह क्या करता है? यह जो है भ्रम उत्पन्न करता है कि हम जिस जो है प्रोडक्ट को जो है बना रहे हैं वह जो है उत्पाद, लक्ष्य और नीतियाँ जो है पर्यावरण के अनुकूल हैं। नेक्स्ट क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसमें क्या है? क्रायो प्रिजर्वेशन, बहुत ही कम ताप पर भंडारण, भूकंप अधिकेंद्र से संबंधित है। जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, विशेष संवर्ग का संरक्षित क्षेत्र है। रेड डाटा बुक जो हमने देखा था संगठापन प्रजातियों का अभिलेख से संबंधित है। और हमने एक क्वेश्चन जो है किया था कि जब अगर किसी भी प्रजाति को हम कब मानते हैं कि वह विलुप्त हो गई है, तो उसमें क्या था कि उसमें आप लोग इसके पहले वाली जो सीरीज थी उसमें हमने किया था कि कौन सी ऐसी मतलब किसी भी प्रजाति के संदर्भ में हम ये कब कह सकते हैं कि वह विलुप्त हो गई है? तो वह तब कह सकते हैं जब वह अपने जो है आवास पर जो है 50 वर्षों तक ना देखी गई हो, तो उसको हम क्या मान लेंगे कि वह जो है विलुप्त हो गई है। नेक्स्ट क्या है? राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। किसके लिए? स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। क्या आधार होता है? पर्यावरण के क्षेत्र में जो है सार्थक योगदान देना। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं किस क्षेत्र में? पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 अवार्ड प्रदान किए जाते हैं पर्यावरण की प्रतिरक्षा के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, पोषणीय पर्यावरण का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखने हेतु पर्यावरण और पर्यटन और पर्यावरण को प्रबंधित करना। तो ये आज की जो है सीरीज़, आज की सीरीज़ क्या मतलब आपका इन्वायरमेंट का जो सीरीज़ का जो है ये लास्ट क्वेश्चन था। आपका इन्वायरमेंट जो सब्जेक्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद में जो है आप जिसने इसके पहले वाले जो लेक्चर नहीं देखे हैं इन्वायरमेंट के, आप जाके उसको देख सकते हैं। आपका इन्वायरमेंट कंप्लीट होता है यहीं पे। इसके आगे जो जो भी चल रहे हैं आपका लगभग एंशिएंट हिस्ट्री भी लगभग कंप्लीट होने वाला है, उसको भी जो हम 2 से 3 क्लास में कंप्लीट कर देंगे। तो एक-एक करके ऐसे ही जो है आपके 20,000 क्वेश्चन कब कंप्लीट हो जाएँगे आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।